पाठ 10। मौसी पपीते वाली। अमृतयान भी खूब है, हर समय यात्रा करता रहता है। देश का कोना कोना छान मारा, विदेशों की भी खूब सैर की। बूढ़ा हो गया पर पैर थकने का नाम ही नहीं लेते। इन यात्राओं में अमृतयान को तरह तरह के अच्छे बुरे अनुभव हुए, पर बस्तर में जो कुछ हुआ था, अमृतयान उसे आज तक नहीं भूल सका है। आज से 53 साल पहले की बात है। एक दिन अमृतयान के पास उसके एक मित्र का पत्र आया। उसका नाम था जित्तन। वह बस्तर में रहता था। जित्तन ने अमृतयान को बुलाया था। तुम आओगे तो बस्तर के वनों में खो जाओगे। इतना सुंदर एकांत तुम्हें कहीं ना मिलेगा। अमृतयान ने उससे पहले बस्तर नहीं देखा था। वह तुरंत चल दिया। साथ में थी पत्नी देवयानी और बेटी कविता। कुछ समय तक वह जित्तन के साथ रहा, फिर अलग रहने का इंतजाम हो गया। वह वहां रहकर कुछ लिखना चाहता था। एक छोटा सा खूबसूरत मकान, सामने रंग रंग के फूलों का बगीचा, फूलों पर उड़ती तितलियां, चहचहाती चिड़ियां। बस्तर की सुंदरता देख देख अमृतयान मुग्ध था। सोचने लगा, क्यों ना इस पर कोई किताब ही लिख डालूं। बस फौरन अमृतयान बस्तर के सीधे सादे प्यारे प्यारे लोगों के जीवन पर एक पुस्तक लिखने में जुट गया। जितना भी लिखता, लगता अभी तो और भी बहुत कुछ लिखना बाकी है। कभी कभी उसे लगता जैसे बस्तर के लोगों ने कोई जादू सा कर दिया है उस पर। एक दिन अमृतयान लिख रहा था। देवयानी और कविता आंगन में बैठी थी। इतने में एक स्त्री पपीते बेचती हुई उधर से आ निकली। पपीते लो, पपीते मीठे, मिस्री से पपीते। पपीते मीठे थे या नहीं, यह तो नहीं पता, पर उस स्त्री की आवाज में ऐसी मिठास थी कि देवयानी और कविता दरवाजे पर जा खड़ी हुईं। पपीते वाली ने कविता को देखा तो बस देखती ही रह गई। उसने कविता को गोद में उठा लिया, उसे प्यार करने लगी, फिर छांटकर एक पपीता दिया और अपने रास्ते चलने लगी। देवयानी पैसों के लिए बुलाती रह गई, लेकिन वह स्त्री ऐसे चली गई जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। देवयानी ने अमृतयान को बताया तो वह भी ताज्जुब करने लगा। अगले दिन फिर आई पपीते वाली। कविता दौड़कर बाहर गई। उसे देखकर वह प्यार से बोली, लेगी पपीता? हाँ, कल वाला बहुत मीठा था मौसी। मौसी शब्द सुनते ही फल वाली ने फिर उसे प्यार से गोदी में उठाया, पपीता दिया और चूमकर जाने लगी। सहसा देवयानी ने पुकारा, पपीते वाली, पैसे तो ले जा। पपीते वाली ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। बोली, इतनी प्यारी बेटी है आपकी, क्या उसे कोई छोटी सी चीज भी भेंट नहीं कर सकती मैं? बातों बातों में उसने अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया। उसका नाम था कालिंदी। वहां से कुछ मील दूर नदी पार एक गांव में रहती थी वह। दुनिया में कोई नहीं था उसका, अकेली थी। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन फिर जैसे उसे अपनी भूल पता चली, बोली, नहीं, अकेली कहाँ, सभी गांव वाले तो मेरे अपने हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं, जिनके लिए रोज ताजे पपीते लेकर आती हूँ, और फिर कविता भी तो है, यह मेरी अपनी बेटी है। सुनकर देवयानी की आंखें भी भर आईं। तब तक अमृतयान भी बाहर आ गया था। उसने भी पैसे लेने की जिद की तो कालिंदी बोल पड़ी, बाबूजी, आप बेकार चिंता करते हैं, मैं एक पैसा भी नहीं छोड़ने वाली, एक दिन पूरा हिसाब करूंगी। हाँ। अमृतयान क्या कहता, चुप रहा। इतनी सी देर में कविता कालिंदी से इस कदर घुल मिल गई कि कालिंदी चली तो वह भी उसके साथ चल दी। कालिंदी बोली, ले जाऊं बाबूजी, इसे भी अपने साथ? न अमृतयान मना कर सका, न देवयानी। कविता कालिंदी के साथ चली गई। शाम के समय कालिंदी उसे घर छोड़ती गई। फिर तो यह रोज का ही नियम बन गया। कविता सुबह से ही नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन कालिंदी मौसी के इंतजार में बैठ जाती। ठीक समय पर पपीतों से भरी टोकरी सिर पर रखे आती दिखाई देती कालिंदी। कविता चिल्ला पड़ती, मौसी पपीते वाली, मौसी पपीते वाली, और फिर कालिंदी के साथ चली जाती कविता। दिन भर उसी के साथ रहती, मीठी मीठी बातें करती, कहानियां सुनती। आंधी तूफान में भी कालिंदी का नियम कभी न टूटता। एक दिन धुआंधार बारिश हो रही थी। कालिंदी एक पुराना सा छाता लिए आ गई। अमृतयान ने पूछा,
क्या ऐसे मौसम में भी पपीते बेचने के लिए आना जरूरी था? कालिंदी एक क्षण चुप रही, फिर कहा, मैं ना आती तो स्कूल के बच्चे मेरी बाट देखते। बच्चों के बीच रहकर मुझे भी खुशी होती है। कविता को देखे बिना भी तो चैन नहीं पड़ता। कालिंदी, क्या लगता है तुम्हें कविता को देखकर? आज तुम्हें बताना ही होगा। अब कालिंदी छिपा न सकी, उसने बता दिया। बिल्कुल कविता जैसी ही थी उसकी बेटी। आज से 4-5 बरस पहले गांव में हैजा फैला, वह उसकी चपेट में आ गई। कालिंदी का पति भी हैजे का शिकार हो गया। तब से फल बेचकर गुजारा करती है। स्कूल के बच्चों को देखकर प्यार उमड़ आता है। उसकी बेटी आज होती तो वह भी स्कूल में पढ़ रही होती। बिल्कुल कविता जैसी थी वह बाबूजी, गोरी गोल मटोल। कहते कहते कालिंदी की आंखों से आंसू बह चले। इसके तीसरे दिन की बात है। कालिंदी सुबह सुबह कविता को लेकर गई, पर शाम को नहीं लौटी। दिन भर हल्की बूंदाबांदी होती रही। शाम होते होते जोरों की बारिश शुरू हो गई। अंधेरा हो गया, पर कालिंदी का कुछ पता न चला। अमृतयान दौड़ा दौड़ा वहां गया जहां स्कूल के बाहर कालिंदी पपीते बेचा करती थी। एक दुकानदार से पूछा। वह बोला, पपीते वाली तो आज दोपहर को ही चली गई, उसके साथ एक छोटी लड़की थी। सुनते ही अमृतयान का जी थक से रह गया। उसने घर आकर देवयानी को बताया। देवयानी तो रोते रोते बेहाल हो गई, चिल्लाकर बोली, ले गई चतुर, पपीतों के पैसे नहीं लेती थी। तभी मुझे शक हुआ था, कहती न थी कि एक दिन सारा हिसाब करूंगी। कर लिया ना हिसाब, न जाने मेरी फूल सी बेटी कहाँ होगी। नहीं देवयानी, ऐसा नहीं हो सकता। अमृतयान समझाने की कोशिश करता, पर देवयानी पर किसी बात का असर नहीं हो रहा था। परदेश में हम किससे मदद मांगे? कौन ढूंढ कर लाएगा हमारी बेटी को? कहते कहते देवयानी की हिचकियां बंध गई। अमृतयान देवयानी को धीरज बंधाते बंधाते खुद रो पड़ा। रात भर पानी बरसता रहा। अमृतयान मन ही मन सोच रहा था, क्या पुलिस की मदद लूं? पर जाने क्यों उसे पूरा विश्वास था कि कालिंदी जरूर लौट कर आए। दिन निकला, बारिश कुछ कम हो गई। अमृतयान सोच नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे कालिंदी की आवाज सुनाई दी, बाबूजी, दीदी। अमृतयान ने झट से दरवाजा खोला। देखा सामने कालिंदी खड़ी थी, साथ में थी कविता। कालिंदी ने अपराधी भाव से कहा, माफ कीजिए बाबूजी, आपको परेशानी हुई होगी। हुआ क्या था? साफ साफ क्यों नहीं बताती? अमृतयान ने कुछ गुस्से में कहा। कालिंदी भीतर आ गई, बोली, कई दिनों से कविता मेरा गांव देखने की जिद कर रही थी। कल बारिश के कारण स्कूल की छुट्टी हो गई। मैंने सोचा आज इसे गांव दिखा लाऊं। शाम को छोड़ आऊंगी। जल्दी में आपको बताया भी नहीं, पर वहां यह बच्चों के साथ खेल कूद में मस्त हो गई। शाम के समय लौटने के लिए कोई नाव न मिली। बारिश में नदी उफन रही थी। रात घिरने को थी। कोई मल्लाह चलने को राजी ही नहीं हुआ। मुझे मालूम था आप परेशान होंगे, पर देवयानी कविता को छाती से चिपकाए कालिंदी की बात सुन रही थी। रात में उसने कालिंदी को बुरा भला कहा था। इस बात का गहरा पछतावा था उसे। इसके लगभग 1.5-2 हफ्ते बाद अमृतयान का लौटने का कार्यक्रम बन गया। सुबह सुबह आई कालिंदी तो कविता चिल्लाई, पपीते वाली मौसी, पपीते वाली मौसी, आज हम जा रहे हैं। कालिंदी भीतर आई तो उसके चेहरे पर दुख की छाया थी। पूछने लगी, क्या सचमुच बाबूजी आप चले जाएंगे? अमृतयान बोला, हाँ कालिंदी, किताब पूरी हो गई, अब जाना ही होगा। तुम्हारे बारे में भी लिखा है किताब में। कालिंदी कविता को गोद में लेकर बैठी रही, उसके बालों में उंगलियां फिराती रही। अचानक देवयानी को कुछ याद आया। बोली, कालिंदी अब तो पपीतों के पैसे बता दो। अमृतयान ने भी जिद की। कालिंदी का चेहरा तमतमा उठा। बोली, बाबूजी पैसे देने ही हैं तो केवल पपीतों के क्यों, उन कहानी किस्सों के भी पैसे दो जो मैं रोज कविता को सुनाती थी। उस प्यार दुलार के भी पैसे दो जो मैं माँ की तरह उस पर लुटाती रही। कहते कहते कालिंदी सुबकने लगी। अमृतयान को अपनी गलती पता चली। धीरे से बोला, माफ करना कालिंदी, प्यार दुलार की कीमत दुनिया में कोई नहीं चुका सकता। कालिंदी ने एक ताजा बड़ा सा पपीता कविता को पकड़ाया। बोली, याद रखोगी ना बेटी अपनी पपीते वाली मौसी को? कविता भी उदास थी, बोली कुछ नहीं, पर उसकी आंखें कह रही थीं, हाँ मौसी, जरूर।
कालिंदी टोकरी उठाकर चली गई। अमृतयान उसे जाते हुए देखता रहा। वह जानता था कि कालिंदी रो रही है और उन तीनों की आंखों में भी तो आंसू थे।